हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी आर कंटिन्यूइंग विद द पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हमने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया है एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, राइट। आज हम बेसिकली सेकंड लेसन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में रीजनल किंगडम्स का इमर्जेंस होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज रीजनल किंगडम्स एंड हाउ डिड दो इमर्ज्ड और किस तरीके से उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। First question was asked in 1995 and the question says that the bronze icons of Nataraj cast during the Chola period invariably shows the deity with how many hands। मतलब कि चोला पीरियड्स के टाइम में, मतलब चोलास के टाइम में नटराज स्टैचू एक बनाया गया था, जो कि ऑब्वियसली ब्रॉन्ज से बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस समय जो नटराज जो बेसिकली भगवान शिव का एक रूप है, राइट। तो उस डीटी के कितने हाथ है टोटल मिलाकर? इधर इट हैज़ 8 हैंड्स, 6 हैंड्स, 4 हैंड्स और 2 हैंड्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, राइट। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जर्वेशन देख रहा है। किसी भी किताब के अंदर ये मेंशन नहीं होता है अलग से कि नटराज से कितने हाथ है, बट यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इट अगर आपने उसका इमेज बहुत ध्यान से देखा हुआ है तो। एंड इफ यू रिकलेक्ट द इमेज सो यू विल गेट टू नो दैट उसके टोटल 4 हाथ होते हैं, ठीक है। नटराज के टोटल 4 हाथ हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको ना जो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो बेसिकली मूर्तियां हैं हमारे एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स में, आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1995 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज अ डोम विच इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। डोम का मतलब होता है गुंबद। ये वाला शेप होता है ना, लेट्स से कोई बिल्डिंग है, ठीक है। दिस इज द बिल्डिंग एंड ये वाला जो शेप है दिस इज कॉल्ड एज डोम, ठीक है। सो बोल रहा है कि किस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का, इन चारों में से किस मॉन्यूमेंट का जो डोम है वो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डोम्स में से एक है। पहला ऑप्शन है टूम्ब ऑफ शेरशाह, सासाराम में प्रेजेंट है, सासाराम बिहार के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड, गियासुद्दीन तुगलक का जो टॉम्ब है जो दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, या फिर जो गोल गुंबद है जो बीजापुर कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है। इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लेस है जिसका टूम्ब जो है सबसे बड़ा है वर्ल्ड में? देखिए, द आंसर इज गोल गुंबद। ये एक बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सो गोल गुंबद बीजापुर यानी कि कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है। इसको बनवाया किसने था? देखो, इसको बेसिकली जो बनवाया गया था इट वाज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह सुर। मोहम्मद आदिल शाह सुर जो थे वो बहमानी किंगडम के एक राजा हुआ करते थे। बहमानी किंगडम जो है बेसिकली कर्नाटक का एक पार्ट है जो कि बीजापुर है, वहीं पर ये रूल करता था। 1626 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था गोल गुंबद का, और 1656 तक ऑलमोस्ट 30 साल लगे थे इस पर्टिकुलर गुंबद को बनने में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। दक्खन आर्किटेक्चर को ये शो करता है, डेक्कन आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, वैसे तो ओवरऑल ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट टूम्स में से एक है, बट अगर हम ओवरऑल टूम्स की बात करें, डोम्स की बात करें, तो ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम है, सेकंड लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट है रोम में एक सेंट पीटर्स बेसिलिका है। सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है रोम में, उसका जो बेसिकली डोम है, जो टूम्ब का डोम है, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डोम माना जाता है। तो जस्ट रिमेंबर कि जो सेकंड लार्जेस्ट डोम है दैट इज गोल गुंबद बीजापुर। और इन चारों में से, जहां क्वेश्चन पूछा गया है, इन चारों में से जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स है, इंडियन मॉन्यूमेंट्स में सबसे लार्जेस्ट टोम्ब जो है वो गोल गुंबद बीजापुर का है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1999 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज वन कंसिस्टेंट फीचर found in the history of southern India was the growth of small regional kingdoms rather than large empires. Because of what? So reason पूछा है। देखिए, if you see कि नॉर्दर्न इंडिया जो था, नॉर्दर्न इंडिया में देयर इमर्ज्ड अ किंगडम कॉल्ड एज मगध किंगडम। और मगध जो है एक महाजनपद की तरह इमर्ज होता है, लेकिन सदर्न इंडिया में कहीं पर भी कोई भी महाजनपद इमर्ज नहीं हुआ। अब देखो, छोटे छोटे किंगडम्स यहाँ पर इमर्ज हुए थे, एक किंगडम यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्मॉलर रीजनल किंगडम्स थे उनका रीजन क्या था एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ कि सदर्न इंडिया के अंदर लार्ज एम्पायर्स बिल्ड नहीं हो पाए, सिर्फ नॉर्दर्न एम्पायर में बिल्ड हो पाए? उसका ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन यूपीएससी देता है द एब्सेंस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन। क्या वहाँ पे आयरन प्रेजेंट नहीं था, उसके कारण कोई भी लार्ज किंगडम फॉर्म नहीं हो पाया? दूसरा, टू मैनी डिविजन्स इन द सोशल स्ट्रक्चर, कि बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर में डिविजन्स थे, उसके कारण नहीं हो पाया। थर्ड, द एब्सेंस ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ फर्टाइल लैंड, कि बहुत सारा फर्टाइल लैंड एक साथ प्रेजेंट नहीं था, इसके कारण नहीं हो पाया। या फिर स्कार्सिटी ऑफ मैन पावर, कि लोग नहीं थे वहाँ पर, इसके कारण नहीं हो पाया। तो इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू मैनी डिविजन्स इन द सोशल स्ट्रक्चर। सो सोशल स्ट्रक्चर का डिवीजन की जो बात है, कास्ट सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, वर्ण सिस्टम की, वो तो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा था ना, बिकॉज वहाँ पे ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी ज़्यादा थी।
सो साउथ में तो ज़्यादा था नहीं पहली चीज़, तो ये बी ऑप्शन हट गया यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। देखो बोल रहा है स्कार्सिटी ऑफ मैन पावर, क्या लोग कम थे? द आंसर इज नो, लोग तो कम नहीं थे, राइट, ये भी हटा देते हैं। अब ऑप्शन बचता है इधर ए और ऑप्शन सी। बोलता है पहली चीज़ तो या तो वहाँ पे आयरन प्रेजेंट नहीं था उसके कारण ऐसा हो रहा था, या फिर वहाँ पे फर्टाइल लैंड प्रेजेंट नहीं था। देखो आयरन को इस्तेमाल करके आप बेसिकली वेपन्स बना सकते हो, आयरन को इस्तेमाल करके आप बेसिकली एग्रीकल्चरल के टूल्स बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट कराएगा ना वो आपका फूड कराएगा, एग्रीकल्चर कराएगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, फर्टाइल लैंड जो है वो आपको एक बड़ी किंगडम को फॉर्म करने में हेल्प करता है। मगध जो था, मगध जब वो एक महाजनपद बन गया था तो उसने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी, बट उस आर्मी को फीड करने के लिए फूड की जरूरत थी, और वो फूड जो है वो प्रोवाइड करता था उसको फर्टाइल लैंड, बिकॉज वहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा का इनवेरिएबल डेल्टा प्रेजेंट था, डेल्टा जो कि बहुत बड़ा डेल्टा था, एंड उस डेल्टा के प्रेजेंस के कारण वहां पर फर्टाइल लैंड प्रेजेंट था जहां से उनको प्रॉपर फूड वगैरह क्रॉप्स वगैरह मिला करते थे। सो नॉर्दर्न इंडिया में बड़े किंगडम्स फॉर्म होने के दो मेन रीजंस थे। द प्राइमरी रीजन वाज फर्टाइल लैंड का होना, और द सेकेंडरी रीजन वाज आयरन एंड आसपास के टूल्स का मिलना। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर साउदर्न इंडिया में बहुत बड़े किंगडम्स इमर्ज नहीं हुए बिकॉज वहां पर फर्टाइल लैंड जो थे कंपैरेटिवली बहुत कम थे। ना अगर आप देखेंगे, जैसे देखो जो चोला एम्पायर्स है, चोला एम्पायर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स था जो कि साउथ इंडिया में बिल्ड हो पाया, लेकिन वो भी बहुत कम एरियाज में ही रह गया, वो भी केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका और जो आसपास का मालदीव से सिर्फ वहीं तक रह गया, वो भी ऊपर तक नहीं आ पाया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां तक वो पहुंच नहीं पाया चोला एम्पायर, राइट। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 1999 के अंदर। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जामा मस्जिद इन कश्मीर। देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है दैट द क्वेश्चन इज अबाउट जामा मस्जिद ऑफ कश्मीर। ये दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में बात नहीं हो रही है। जामा मस्जिद जो कश्मीर में था दैट वाज कंप्लीटेड बाय जैनुल आबदीन। देखो अगेन, कंप्लीटेड बाय हिम, इट वाज नॉट स्टार्टेड बाय हिम। ये जामा मस्जिद बनाने का जो प्लान था वो जैनुल आबदीन का नहीं था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इसको कंप्लीट किया गया था जैनुल आबदीन के द्वारा। सो द क्वेश्चन बोलता है कि द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय जैनुल आबदीन इंक्लूड्स व्हाट। सो इस पर्टिकुलर मस्जिद का एग्जैक्ट फीचर क्या क्या है? क्या इसके पास टूरेट्स होते हैं? क्या ये बुद्धिस्ट पगोड़ा से सिमिलर था, या फिर क्या ये पर्शियन स्टाइल में था? देखो अगर आप देखो तो दिस इज अ मॉन्यूमेंट, ठीक है। अब अगर ये मॉन्यूमेंट है तो टूरेट्स क्या होते हैं? पहले समझो टूरेट्स क्या होता है। टूरेट्स का मतलब होता है मीनार, टूरेट्स का मतलब होता है मीनार, ठीक है। सो अगर आप वहां देखोगे, ताजमहल में देखोगे तो ताजमहल में आपको 4 टूरेट्स मिलते हैं। सो ये जो टूरेट्स है, क्या ये जामा मस्जिद ऑफ कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है? पहली चीज तो। सेकंड, जो बुद्धिस्ट पगोडाज होते हैं क्या ये उससे सिमिलर है, क्या उससे लिया गया है, जो बुद्धिस्ट के कुछ डिजाइन से उससे लिया गया है? और थर्ड, क्या ये पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है? समझो एक चीज को, जैनुल आबदीन जो थे उन्होंने जब ये चीज़ को बनाना स्टार्ट किया था तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वो पर्शियन स्टाइल को डेफिनेटली इस्तेमाल करने वाले हैं। और ट्यूरेट्स, जो कि ट्यूरेट्स जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ट्यूरेट्स और पर्शियन स्टाइल ये दोनों चीज़ तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। तो ओनली क्वेश्चन दैट यहाँ पर कम्स इज अबाउट बुद्धिस्ट पगोडास। क्या ये बुद्धिस्ट पगोडा से इन्फ्लुएंस थे कि नहीं? द आंसर इज येस। जैनुल आबदीन जो थे वो बुद्धिस्ट पगोडा से भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने इस पर्टिकुलर मस्जिद के अंदर कुछ बुद्धिस्ट पगोडास को भी इंक्लूड करवाया था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी उन्होंने इंक्लूड करवाई थी जो कि बुद्धिस्ट पगोडा से मिलती है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 1, 2 एंड 3। तीनों ही चीज़ें यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट थी। जामा मस्जिद जो कि कश्मीर के अंदर था उसके अंदर मीनारें भी थी, वो बुद्धिस्ट पगोडा से सिमिलर भी था, और वो पर्शियन स्टाइल में भी था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिस इज क्लियर। देखो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है ना वो क्वाड्रेंगुलर इन शेप है, मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप में है, जिसके टोटल 4 मीनारें प्रेजेंट है। पर्शियन आर्किटेक्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है और बुद्धिस्ट पगोडा से काफ़ी सिमिलर है। इसको बनवाया किसने था, मतलब बनाना स्टार्ट किसने किया था? सो इट वाज स्टार्टेड बाय सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह जो थे इन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था, और कंप्लीट इसको करवाया गया था, और इसको एक्सटेंड करवाया गया था सुल्तान जैनुल आबदीन के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ध्यान रखिएगा कि किस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट राजा की क्या कंट्रीब्यूशन रही है किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने में, किसी आर्किटेक्चर के अंदर कोई नया जो कंसेप्ट है वो लेकर आने में। सो जामा मस्जिद के अंदर बुद्धिस्ट पगोडा का कंसेप्ट लेकर आना, ये यहाँ पर जैनुल आबदीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट अ क्वेश्चन इन 2000। The question says, which one of the following Muslim rulers were hailed as Jagat Guru as by his Muslim subjects because of his belief in secularism?
इनमें से ऐसा कौन सा मुस्लिम रूलर था, ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा राजा था जो सेक्युलरिज्म में मानता था, इसलिए उसके जो लोग थे, प्रजा जो थी, वो उसको जगत गुरु बोलती थी? वॉज इट हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह या फिर महमूद टू? जस्ट रिमेंबर, जिसको जगत गुरु माना जाता था और जो सेक्युलरिज्म के लिए काफ़ी फेमस थे, द आंसर वॉज इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, सो इब्राहिम आदिल शाह वॉज द वन जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। नाउ बीजापुर के अंदर जो कर्नाटका है उसके अंदर जो बीजापुर है, बीजापुर के अंदर आदिल शाह डायनेस्टी रूल करती थी। आदिल शाह डायनेस्टी के अंदर ही इब्राहिम आदिल शाह हुआ करते थे और उन्होंने ही इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टार्ट किया था, जहां पर वो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते थे, नॉट अबाउट द इनटॉलरेंस ऑफ एनी वन रिलीजन। ठीक है, नाउ वो बहुत ही टॉलरेंट थे बाकी सारे रिलीजन्स को लेकर भी, और बेसिकली वो एक बहुत बड़े भक्त थे या फिर शिष्य थे हजरत बंदा नवाज के। हजरत बंदा नवाज जो थे वो एक सूफी संत हुआ करते थे गुलबर्ग के। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो गुलबर्ग के एक सूफी सेंट थे हजरत बंदा नवाज, उसके एक शिष्य थे इब्राहिम आदिल शाह, और वो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन द डोमिनेंस ऑफ एनी वन रिलीजन ओवर द अदर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी आस्क्ड अगेन ऑब्वियसली। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2003 से पूछा गया है, एंड द क्वेश्चन सेज दैट सलुवा नरसिम्हा put an end to the old dynasty and assumed the royal title। ये एक assertion statement है कि जो सलुवा नरसिम्हा थे, अब पहली चीज तो ये सलुवा वर्ड पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि ये विजयनगर एम्पायर के हैं, राइट? ही इज फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। ऑलराइट, बोल रहा है जो सलुवा नरसिम्हा है, he put an end to the old dynasty and assumed the royal title। ऑलराइट, सेकंड बोलते हैं he wanted to save the kingdom from the further disintegration and degeneration, कि वो उसको बचाना चाहते थे इस पर्टिकुलर चीज से। क्या चीज सही है? देखो, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि सलुवा नरसिम्हा जब आते हैं तो उन्होंने ओल्ड डायनेस्टी को पीछे छोड़कर न्यू टाइटल को लेने की कोशिश की थी, मतलब उन्होंने एक नया रेजुग्नेशन करने की कोशिश की थी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, बेसिकली जो सलुवा नरसिम्हा थे उन्होंने एक वॉर लड़ी थी गजपति जो थे, गजपति जो कि उड़ीसा के रूलर हुआ करते थे, उड़ीसा के रूलर। अब वो उन्होंने फाइट किया था बेसिकली फॉर अ प्लेस कॉल्ड एज उदयगिरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सलुवा नरसिम्हा ने एक फाइट की थी विद गजपतीज ऑफ ओडिशा। ठीक है, जो कि उदयगिरी के लिए फाइट कर रहे थे वो, और इसमें नरसिम्हा जो है वो हार गए थे, और हारने के कारण बेसिकली वो अपने किंगडम को फिर से अपलिफ्ट नहीं कर पाए थे और वो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर बन के रह गए थे। सो जो सेकंड है, ही वांटेड टू सेव द किंगडम फ्रॉम फर्दर डीजनरेशन, ये हो नहीं पाया था, तो रीजन यहाँ पे गलत हो गया ना। द मोमेंट आर गलत हो गया, तो आंसर इज चार्ली। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट स्टेटमेंट सही कि वो रॉयल टाइटल को लेना चाह रहे थे, पुरानी सारी चीज़ों को हटा करके एक नया डायनेस्टी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2003। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चोलास डिफीटेड पांड्यास एंड चेरा रूलर्स एंड एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मिडिवल टाइम्स। और दूसरा बोलता है द चोलास सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कंकर्ड सम ऑफ द एरियाज। समझते हैं, पहला बोल रहा है चोला ने पांड्या और चेरा दोनों को हराया था। तो एक चीज तो हमें पता है कि एक बेसिकली फाइट लड़ी गई थी चोला, चेरा एंड पांड्यास के बीच में। इन तीनों के बीच में काफी ज्यादा लगातार वॉर्स होते रहते थे। अब इन तीनों में इमर्ज कौन हुआ, विक्टोरियस कौन इमर्ज हुआ, यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। द आंसर इज करेक्ट, चोलास जो हैं वो विक्टोरियस हुए थे, उन्होंने पांड्यास और चेरास दोनों को हरा दिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि चोलास ने शैलेंद्र एम्पायर जो था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, उसके ऊपर भी हमला किया था। द आंसर इज यस, और हमला भी किया था और उसको जीता भी था, यानी कि शैलेंद्र एम्पायर जो था वहां तक इनकी डोमिनेंस बढ़ गई थी चोलास की। द आंसर विल बी चार्ली, दैट इज बोथ ऑफ देम। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो, जो पांड्या का राजा था, बेसिकली देखो चोला का एक राजा हुआ करते थे प्राणकटका चोला। सो प्राणकटका चोला जो थे उन्होंने पांड्यन राजा राजसिम्हा टू को हराया था। पहली चीज तो मतलब यहाँ पर चोला ने पंड्यास को हराया था। फिर सिमिलरली चोलास ने, यानी कि राजा वन जो कि एक चोला एम्पायर के एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे, उन्होंने पांड्यास, चेराज और श्रीलंका तीनों की कंबाइंड आर्मी को हराया था। जस्ट रिमेंबर, राजा वन ने पांड्यास, चेराज और श्रीलंका की कंबाइंड आर्मी को हराया था, और इसके थ्रू ही उनका जो रीच था चोलास का वो श्रीलंका तक पहुंच गया था। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में शैलेंद्र एम्पायर हुआ करता था, वहां पर भी चोलास ने अपने एक एक्सपीडिशन को भेजा था और वहां की कुछ एरियाज को जीत लिया था। ठीक है, इसके अलावा राजा चोला जो थे उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, श्रीलंका को भी जीत लिया था, मालदीव्स को भी जीत लिया था। और राजा चोला का जो बेटा था राजेंद्र चोला, उन्होंने भी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक पाला रूलर हुआ करते थे महिपाल को भी उन्होंने हराया था।
सो चोला एम्पायर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहली चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके कौन कौन से एक्सपीडिशंस कहाँ कहाँ पे हुए हैं वो हमें पता होने चाहिए। उन एक्सपीडिशंस में उन्होंने क्या क्या चीजें जीता है वो पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चोला एम्पायर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है भारत के रीजनल किंगडम्स के इमर्जेंस में, आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट में। ये सब चीजें चोलास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन इज हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर कम टू एन एंड। सो निजाम शाही डायनेस्टी जो थी वो खत्म कैसे हुई। देखो ये बहुत फेमस है। अगर आपको पता होगा निजाम शाही जो है वो लास्ट में मुगल एम्पायर के अंदर चला गया था। मतलब मुगल्स ने इसको अपने अंदर खींच लिया था अहमदनगर को। ठीक है। सो यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स कि ऑब्वियसली कौन सी डायनेस्टी किस तरीके से फॉर्म हो रही है, किस तरीके से खत्म हो रही है, बिकॉज दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन जो हमें मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 1 इज अहमदनगर was annexed into Mughal Empire and Hussain Shah was consigned to life imprisonment. Yes, this should be a correct answer. अहमदनगर को मुगल एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया गया था और हुसैन शाह जो थे उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी गई थी। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बोलता है कि मुगल ट्रुप्स डिस्ट्रॉयड दौलताबाद फोर्ट एंड किल्ड निजामुल मुल्क ऑफ अहमदनगर। ना, द आंसर इज नो। देखो निजामुल मुल्क जो है पहली चीज तो वो हैदराबाद का टाइटल है, अहमदनगर का टाइटल नहीं है वो। ठीक है, अहमदनगर का टाइटल जो होता है वो है निजाम शाही, नॉट निजामुल मुल्क। थर्ड, फतेह खान usurped द थ्रोन फ्रॉम निजामुल मुल्क। नो, ठीक है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एंड मलिक कंबर जो था उसको बैटल में डिफीट किया गया था। नो, आंसर इज, देखो आंसर अल्फा होगा यहाँ पर कि अहमदनगर जो था उसको मुगल एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया गया था बेसिकली। ठीक है, और वहीं से बेसिकली वो जो है एक इंपॉर्टेंट किंगडम नहीं बन पाया। ठीक है, एंड जो वहाँ के राजा हुआ करते थे हुसैन शाह, उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया था। और देयर इज नथिंग एल्स दैट वी नीड टू डिस्कस यहाँ पर। जस्ट रिमेंबर कि कैसे कोई पर्टिकुलर किंगडम जो है वो इमर्ज हुई और किस तरीके से वो खत्म हुई है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि 2016 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला बोलता है सिद्धार्थ, जिसको सितर्स भी बोलते हैं, इन तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। जो सिद्धार्थ थे पहली चीज तो सिर्फ एक ही भगवान मानते हैं, क्या वो सही है, और क्या वो आइडोलेट्री को नहीं मानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है लिंगायत्स ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। तो लिंगायत से जो कर्नाटका यानी कि जो कन्नड़ के जो लिंगायत से उन्होंने रीबर्थ की थ्योरी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था और कास्ट हायरार्की में बिलीव नहीं करते थे। पहले देखते हैं पहला, सिद्धार्थ क्या मोनोथिस्टिक थे। द आंसर इज यस, वो सिर्फ एक भगवान ही माना करते थे। सिद्धार्थ थे कौन, ये समझते हैं। तमिल रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे साधु संत हुआ करते थे जो कि अपने बहुत अर्ली एजेस में घर को छोड़ देते थे, घर को त्याग देते थे और वो आसपास में घूम घूम कर वो अपना तपस्या करते थे और मांग मांग कर खाते थे। ठीक है, उनको बोलते थे सिद्धार्थ। सो बेसिकली सिद्धार्थ जो थे तमिल रीजन में वो मोनोथिस्टिक तो बिल्कुल थे, बिकॉज वो एक ही भगवान पे मानते थे। दे टॉक्ड अबाउट वननेस, वो वननेस के बारे में बात करते थे। और बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक पता ठिकाना नहीं था तो वो आइडोलेट्री के अंदर भी बिलीव नहीं करते थे। दे बिलीव्ड इन द सुप्रीम गॉड, वो सिंपली निरंकार भगवान पे मानते थे, मतलब कि जिस भगवान को कोई आकार नहीं है। सो आइडोलेट्री के ऊपर वो बिलीव नहीं करते थे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है जो लिंगायत से कन्नड़ रीजन के, क्या वो रीबर्थ नहीं मानते था। द आंसर इज यस। देखो लिंगायत के बेसिकली जो वो थे मतलब फाउंडर थे बसवन्ना का कहना ये था कि रीबर्थ की थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में वो बोलते थे कि कास्ट हायरार्की भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया था कास्ट सिस्टम के द्वारा उसके वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे। रिमेंबर बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। द आंसर शुड बी चार्ली। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट इट। सिद्धार्थ जो थे वो तमिल रीजन में रहा करते थे, मोनोथिस्टिक थे यानी कि एक भगवान को मानते थे, आइडोलेट्री के अंदर बिलीव नहीं करते थे। इसके अलावा बहुत ही अर्ली एज में वो लोग वॉन्डर्स बन गए थे, वननेस इन ऑल क्रिएशन के बारे में बात करते थे जिसको मोनोथिज्म बोलते हैं, और आइडोलेट्री के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लिंगायत जो थे कन्नड़ रीजन के वो बेसिकली रीबर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते थे। वो बोलते थे रीबर्थ नहीं होता है, और सेकंड चीज़ कास्ट हायरार्की के अंदर नहीं मानते थे। इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर का नाम था बसवन्ना। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द रिसेंट क्वेश्चंस। 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद। देखो आरकॉट और हैदराबाद दोनों अलग अलग स्टेट्स थे, ऐसा नहीं था कि आरकॉट के अंदर से हैदराबाद या फिर हैदराबाद के अंदर से आरकॉट निकला। तो ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, बिकॉज अगर आप बेसिक मैप भी देखेंगे हमारे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का तो यू विल गेट टू नो कि आरकॉट वाज अ बिग किंगडम एंड सो वाज हैदराबाद। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
सेकंड स्टेटमेंट सेज द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्या ये सही है कि विजयनगर के अंदर से मैसूर निकला था? द आंसर इज यस। जब विजयनगर का डिक्लाइन हो रहा था तो बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स जो थे, छोटे छोटे किंगडम्स जो थे, वो इमर्ज होने स्टार्ट हो गए। उसी के अंदर से मैसूर से एक था। अब देखो, जब मैसूर यहाँ पर फॉर्म होता है ना, तो मैसूर को क्लेम किया जाता है वादियार डायनेस्टी के द्वारा। वादियार डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर आ जाती है, और वादियार डायनेस्टी को बाद में हैदर अली जो है वो हरा देता है और वहाँ पर मैसूर के ऊपर क्लेम कर लेता है, जहाँ पर बाद में टीपू सुल्तान आते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर मैसूर वाज अ ऑफशूट ऑफ विजयनगर एम्पायर ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड सही। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। देखो, अहमद शाह दुर्रानी नेवर रीच्ड द रोहिलखंड पार्ट। रोहिलखंड मिडिल ईस्टर्न इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, अहमद शाह दुर्रानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से वापस चला गया था। तो द आंसर इज नो। थर्ड वाला भी गलत हो गया। द आंसर शुड बी ओनली 2, दैट विल बी ब्रेवो। ठीक है, इट इज करेक्ट। ऑलराइट, सो मैसूर के बारे में बात कर लेते हैं। मैसूर ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। विजयनगर एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगा तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह इमर्ज हो गया। ठीक है, और बेसिकली इमर्ज हुआ था वादियार्स के अंदर। वादियार डायनेस्टी जो थी उसके अंदर इमर्ज हुआ था। 1761 में हैदर अली जो था उसने वादियार्स को हराया और खुद वहाँ पर पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश किया, जिसको सक्सीड किया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन मिडिवल इंडिया द वर्ड फनम रेफर्स टू व्हाट? फनम वर्ड का मतलब क्या है? वॉज इट क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स या वेपन्स? देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे भी जाते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर टर्म का मतलब पूछा जाता है। जस्ट रिमेंबर, फनम का मतलब होता है कॉइन्स। फनम जो है बेसिकली त्रवणकोर जो है, त्रवणकोर जो आज केरला में है, केरला में कॉइन्स को फनम बोला जाता था। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर टर्म जो है ये लूसेंट के अंदर मेंशन था। लूसेंट जो है एक किताब होती है जीएस की, उसके अंदर फनम वर्ड मेंशन किया गया था और वहीं से इस चीज़ को आई गेस पिकअप किया गया था बाय द यूपीएससी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन जो 2023 के अंदर लास्ट ईयर पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड दीव टू पोर्टुगीज? कौन सा था जिसने दीव जो है वो पोर्तुगीज को दे दिया था? यानी कि गुजरात का ऐसा कौन सा रूलर था जिसने पोर्तुगीज को दीव दे दिया था? आंसर वाज बहादुर शाह। या आई गेस आपने सबने पढ़ाई होगा, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसको आप पढ़ते आ रहे हैं कि पोर्तुगीज को दीव देने वाला कौन था? इट वाज बहादुर शाह। बेसिकली वो गुजरात का एक सल्तनत हुआ करता था, वो उसी का राजा था बहादुर शाह गुजरात का 16th सेंचुरी में, और 1535 में उन्होंने दीव जो है वो पोर्तुगीज को सरेंडर कर दिया था। सो आई होप इट इज करेक्ट, आई होप इट इज क्लियर एंड आपको ये चीज़ें समझ आ गई कि किस तरीके के क्वेश्चंस मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यू हैव गॉट अ गुड आइडिया एंड यू हैव अंडरस्टूड एज टू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। If you like this particular video, please leave a like, share this video with your friends and subscribe to the channel, and thank you so much for